रिग्रेशन मॉडल के बारे में एक बात कही जाती है कि द मॉडल हैज टू बी पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है कि रिग्रेशन मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम होंगे तो उस केस के अंदर स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपके बीटा कोफिशिएंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोफिशिएंट टू डिटर्मिनेशन। अब ऐसा तो पॉसिबल हमारे लिए होता नहीं है कि हम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेशन मॉडल में कंसीडर करें। कुछ एक जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें तो हम स्टडी करते हैं, पर वो वेरिएबल्स जिनको हम लोग स्टडी नहीं करते वो हमारे रेजिडुअल का पार्ट बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोफिशिएंट टू डिटर्मिनेशन, जिसके बारे में मैं आज आपसे रिग्रेशन सीरीज के लास्ट वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। देखिए, हम अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्सप्लेन पार्ट एंड अनएक्सप्लेन पार्ट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्ट होता है जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसको तो हम कहते हैं एक्सप्लेन पार्ट। और वो वेरिएबल जिन्हें हम कंसीडर नहीं कर रहे बट उनका भी डिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल है, उसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन पार्ट। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं ये कोफिशिएंट टू डिटर्मिनेशन होता क्या है और कैसे ये काम करता है। कोफिशिएंट टू डिटर्मिनेशन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है रिग्रेशन इक्वेशन को डिटेल में समझना। जैसे आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट है, ये बीटा कोफिशिएंट है और हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास यहाँ पर रेजिडुअल है। देखिए, जैसा कि रिग्रेशन इक्वेशन में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि कभी भी इक्वेशन में आप देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आपका मॉडल कभी भी आपको आउटपुट नहीं देगा, एरर शो करेगा। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा दे रखा है हमें, जो कि हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए, हमारे लिए फिजिबल नहीं होता है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स को रिग्रेशन मॉडल में एक साथ कंसीडर कर सकें। एक लिमिट होती है। जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अपने रिग्रेशन मॉडल में ऐड करते चले जाओगे, आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी उतनी ही कम होती चली जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूरत से कम भी नहीं होने चाहिए, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर जरूरत से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो भी स्टैंडर्ड एरर हाई होगा, अगर जरूरत से ज़्यादा होंगे तो भी स्टैंडर्ड एरर हाई होगा। तो वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हैं बट आप उसको रिग्रेशन मॉडल में कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो उसको हम कहाँ पुटअप करते हैं? रेजिडुअल में। और वो वेरिएबल जिनको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो बट उनका इम्पैक्ट तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ ही रहा है, और वो जो इम्पैक्ट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? इस अल्फा की हेल्प से। मतलब कि वो फैक्टर जो आप स्टडी नहीं करते उनका जो एवरेज इम्पैक्ट होता है वो अल्फा के तौर पे हमें देखने को मिलता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये कोफिशिएंट टू डिटर्मिनेशन होता क्या है। एक कंपनी है, वो एक रिग्रेशन मॉडल बनाना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि उसकी कार की सेल पे किन किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब यहाँ पर कार की डिमांड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। इनकम है, ब्रांड है, कंपटीशन है, फीचर्स है, लोन अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर ये इंटरसेप्ट ले लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और हर वो फैक्टर जिसका कार की डिमांड पे इम्पैक्ट है बट मैंने उसको एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर नहीं किया, वो कहाँ चला गया? रेजिडुअल के अंदर। और उसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अल्फा के अंदर, वो भी कौन सा? एवरेज इम्पैक्ट। तो यहाँ पर ये जो बीटा है ये हमारे क्या है? बीटा कोफिशिएंट गिवन है, जो हमें क्या बता रहे हैं कि इनकम का कितना इम्पैक्ट है डिमांड पे, ब्रांड का कितना है, कंपटीशन का कितना है, फीचर्स का कितना है और लोन अवेलेबिलिटी का कितना इम्पैक्ट हमारे पास पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर अब आप जब बीटा की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर ये जो बीटा हमारे पास निकल कर आता है उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई मान लीजिए। आपने एक बार एक्स को डिपेंडेंट मान लिया, एक बार आपने वाई को डिपेंडेंट मान लिया और आपने बीटा कोफिशिएंट निकाल लिया बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। और आप जब उनको इस एक्सप्रेशन की तरह लेके चलोगे तो मतलब बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट लोगे तो वो किसके बराबर आएगा? कोरिलेशन के। और कोरिलेशन का जब स्क्वायर करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको हम इस तरीके से बुलाते हैं।
यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्ट है, मतलब जहाँ पे जो फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड पार्ट। और वो फैक्टर्स जो आपने कंसीडर नहीं किए बट उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट तो पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। तो एक्सप्लेन्ड पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है, आर स्क्वेयर, और 1 माइनस आर स्क्वेयर क्या हो गया हमारा, अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। अब देखिए कैसे ये काम करता है। मान लो मैंने एक रिग्रेशन मॉडल को रन किया और मैंने एज्यूम कर लिया कि अल्फा आया 52, इनकम आई है मेरी प्लस के 0.22, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो कार की डिमांड भी 0.22 से बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो कार की डिमांड में 0.33 का इंक्रीमेंट होता है। कंपटीशन अगर बढ़ता है तो कार की डिमांड कम होती है, मतलब कंपटीशन और कार की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। गाड़ी में अगर फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर लोन अवेलेबिलिटी हो जाती है तो भी कार की डिमांड बढ़ती है। तो ये मैंने कुछ एज्यूम कर लिए बीटा कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर देखिए, और मैंने ये भी एज्यूम कर लिया कि कार की डिमांड और इन सब फैक्टर के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.80 का है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। और अगर मैं कोरिलेशन का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि यहाँ पे कितना निकल कर आ गया, 0.64 मेरे पास निकल कर आ चुका है। देखिए यहाँ पर मुझे क्या पता लग रहा है कि ये जो एक्सप्लेन पार्ट है, जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका कार की डिमांड पे कितना असर है। मतलब देखेंगे अगर तो क्या निकल कर आ रहा है, 64%। मतलब कि ये 5 फैक्टर, इनकम, ब्रांड, कंपटीशन, फीचर्स और लोन अवेलेबिलिटी, इनका जो कार की डिमांड पे इम्पैक्ट है वो 64% है। और वो सब फैक्टर जो आपने स्टडी नहीं किए, जो कि रेजिडुअल के अंदर है, जो कि अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, एवरेज इम्पैक्ट है, वो कहाँ पर आ रहा है, अल्फा में, जो कि कितना आ रहा है, 50। मतलब क्या कह रहा है, कम से कम 50 कार है तो बिकेंगी बिकेंगी। और कारों की डिमांड में जो अप एंड डाउन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम, ब्रांड, कॉम्पिटिशन, फीचर्स और लोन अवेलेबिलिटी पे। बट कितना जो अप डाउन हमारे कार की डिमांड में हो रहा है, वो अप एंड डाउन कितना हो रहा है, 64% का। मतलब कि ये 5 फैक्टर का कार की डिमांड पे 64% इम्पैक्ट है। और बाकी के फैक्टर जो आपने स्टडी नहीं किए, उनका जो इम्पैक्ट है कार की डिमांड पे वो कितना है, 36%। तो ये जो 64% है, ये है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ रिग्रेशन सीरीज को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।